ये शो जो है वो बहुत कुछ सिखाता है इंडिया की जनता को। इंडिया की जनता जो कहती है कि बेरोज़गारी बेरोज़गारी के नाम पे बहाने बनाए बैठे हैं सबके सब लोग, इंडिया के लोग। असनीर ने पूरी नेशनल टीवी के सामने उन लोगों की मजाक बनाई, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने सामने सामने बोला कि भाई ठीक है। आज मैं बात करने वाला हूँ शार्क टैंक इंडिया के बारे में। शार्क टैंक इंडिया एक ऐसा शो जो कि डेफिनेटली कुछ नया शो आया है इंडिया की पूरी चैनल की हिस्ट्री में, और बहुत सारे दोस्त लोग इस शो का एडिक्टेड हो चुके हैं, जिनमें से एक मैं भी एडिक्टेड हो चुका हूँ। जब भी मैं इस शो के किसी भी कंटेस्टेंट को देखता हूँ तो देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे भी। तो आज हम बात करने वाले हैं सारे शार्क्स के बारे में कि कौन सा शार्क सबसे ज़्यादा बेस्ट था एंड कौन सा कैसा था, और इनको कैसे कैसे मार्क्स मिलने चाहिए इनके शार्क्स होने पर। और जल्दी से कमेंट करें कि आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट शार्क कौन था। और एक बहुत बड़ी बात ये शार्क टैंक इंडिया सिखाता है हमारे देशवासियों को, जो कि हम सबको सीखना चाहिए इस शो से। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ शार्क्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं गज़ल के बारे में। सबसे पहले गज़ल के बारे में बात करें तो गज़ल इस शो में आई तो थी, लेकिन बहुत कम इनका रोल था। इन्होंने ना ज़्यादा इन्वेस्ट किया, ना ही बहुत ज़्यादा ये इन्वेस्ट करती थी, और रिजेक्ट करने के लिए इनके पास एक बहाना रहता था कह सकते हैं, या फिर इनके पास एक एक्सक्यूज़ रहता था कि मैंने इस जगह ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती थी, बहुत ज़्यादा सोच समझ के इन्वेस्ट करती थी एंड इक्विटी बहुत ज़्यादा मांगती थी भाई। और ये बिज़नेस की बात है, ये उन पर डिपेंड करता है कि भाई उसको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया तो ये गलत बात है, उन्होंने इन्वेस्ट किया तो अच्छी बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। जो बिज़नेस उनको समझ में आया उन्होंने इन्वेस्ट किया, जो बिज़नेस उनको समझ में नहीं आया उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया उस पर, तो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन गज़ल का रोल उतना ख़ास लगा नहीं, उतना बहुत ज़्यादा रोल नहीं था गज़ल का इसमें। तो गज़ल को मिलते हैं यहाँ पे 5 आउट ऑफ 10। उसके बाद बात करते हैं विनीता के बारे में। विनीता के बारे में बात करें तो विनीता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती थी, हमेशा बहुत ज़्यादा तेज़ बोलती थी, और जैसे ही कोई अपने प्रोडक्ट को लेके आता है तो सबसे पहले बोलती है कि भाई पहले तो मैं तुम्हें बता दूं इस प्रोडक्ट के बारे में आ। एक्चुअली वो आ बहुत ज़्यादा करती थी, लेकिन इनके बारे में एक बहुत ज़्यादा ख़ास बात थी कि ये बंदी बहुत ज़्यादा अच्छे दिल की है, और ये समझती है कि जब बिज़नेस खड़ा किया जाता है तो आधे % की इक्विटी के लिए भी लड़ना पड़ता है। और ये बोल चुकी हैं बहुत बार कि मैं आधे % की इक्विटी के लिए भी लड़ी हूँ अपने जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था। और ये बहुत सारे पिक्चर्स जो भी आते थे उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती थी एंड बोलती थी कि ऑल द बेस्ट, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आगे को बढ़ते रहो। एंड उसके साथ साथ ये इन्वेस्ट भी कर देती थी कुछ, अगर कोई बंदा या फिर कोई बिज़नेस इनको समझ में आए, कोई अच्छा लगे तो ये इन्वेस्ट करने में भी पीछे नहीं हटती थी। और चाहे कोई शार्क ना आए फिर भी अकेले भी इस बंदी ने इन्वेस्ट किया है बहुत जगह। और दिल की बहुत ज़्यादा साफ़ लगी मुझे। दिल की साफ़ मतलब अगर कोई असनीर जैसे कोई बंदा डांट रहा है किसी को तो वो बताती है असनीर को कि भाई वो ऐसा कहना चाह रहा है, मतलब वो पिक्चर्स का बहुत ज़्यादा साइड लेती थी एक्चुअली कह सकते हैं। तो विनीता को अगर मार्क्स दिए जाए यहाँ पे तो विनीता को दिए जा सकते हैं यहाँ पे 8 आउट ऑफ 10। उसके बाद बात करें नमिता के बारे में तो नमिता बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करती है, रिस्क कभी अकेले में नहीं लेती है। मतलब ये बंदी जब रिस्क लेती है तो कभी भी अकेले में नहीं लेगी। किसी पे इन्वेस्ट कर रही है तो उसके साथ अगर कोई अमन आए या फिर कोई असनीर आए या फिर अनुपम आए तो तभी ही इन्वेस्ट करती है, वरना ये बंदी अकेले में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करती है। और हर एक बंदे को आई एम आउट कहने के लिए इनके पास एक पॉइंट हमेशा रहता था कि भाई मैं इस बिज़नेस से रिलेट नहीं कर पा रही हूँ तो मैं आउट हूँ। और या फिर इन्हें किसी बिज़नेस को, हर एक बिज़नेस को ना करने के लिए कोई ना कोई बहाने ढूंढने पड़ते थे कि मैं आउट हूँ। और बहाने कुछ भी हो सकते हैं, जो कि इलॉजिकल बहाने भी हो सकते हैं, लॉजिकल बहाने भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया। और जब भी ये बंदी इन्वेस्ट करती है तो सेल्स देख के इन्वेस्ट करती है, मतलब कि किसी बंदे का सेल्स बहुत अच्छा है, किसी बंदे का ग्रॉस मार्जिन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है तो उस पर इन्वेस्ट कर देगी। और अगर कोई स्टार्टअप कंपनी है या फिर ज़्यादा खास नहीं किया जिसने अब तक लाइफ में, तो उस पर इन्वेस्ट गलती से भी नहीं करती है। ये बहुत ज़्यादा फिल्मी टाइप कह सकते हैं, या फिर बिना बात के स्माइल करना, एक्टिंग टाइप करने में बहुत ज़्यादा आगे लगी मुझे। इनको अगर मार्क्स देने की बात करें तो मार्क्स मिलने चाहिए इनको 6 आउट ऑफ 10, जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा सा फेक स्माइल या फिर फेक नेचर की वजह से मुझे थोड़ा सा इनका नेचर ऐसा लगा, तो मैं इनको 6 आउट ऑफ 10 देना चाहूँगा। बट ऐसा कुछ नहीं है, कुछ ख़राब नहीं है, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन इनकी थोड़ी सी एक्टिंग में मज़ा नहीं आया।
सो इस वजह से मैं आउट हूँ, बट ऑल द वेरी बेस्ट नमिता। उसके बाद बात करें अनुपम के बारे में, तो अनुपम भाई थोड़ा सा काम, थोड़ा सा सीरियस एंड सबसे ज़्यादा फनी टाइप का बंदा लगा मुझे, जो कि सीरियस टाइप के कमेंट या फिर सीरियस टाइप के जोक्स मारता था, लेकिन कभी किसी की इंसल्ट नहीं करता था भाई। और इस भाई को नॉलेज बहुत ज़्यादा है, हर बार इन्होंने ज्ञान बहुत ज़्यादा बांटा बहुत सारे पिक्चर्स को कि आप में ये है, ये प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। और ये पिक्चर्स की फैमिलीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बोलते थे भाई, जैसे कोई कुछ बोलेगा तो अच्छा आपके पिताजी ऐसे हैं, तो इस तरह के कुछ भी कह सकते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पिक्चर्स की फैमिलीज़ के बारे में पूछना, इस तरह के क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रहते थे इनके, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली बात करता था बंदा। एंड भाई ने इन्वेस्ट भी बहुत जगह किया है, ऐसा नहीं है। और मेन एंकर कह सकते हैं अनुपम भाई को, तो अनुपम भाई को यहाँ पे मिलेंगे मार्क्स 8/10। उसके बाद बात करते हैं असनीर के बारे में। असनीर की बात करें तो जो है सामने है भाई, ना ज़्यादा प्यार की बात है ना कोई इमोशनल ड्रामा भाई। जैसे कोई बंदा सैड स्टोरी सुनाता है अपनी, तो और पिक्चर्स बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन ये बंदा बोलता है कि वो सब तो ठीक है, चलो अब बिज़नेस की बात करते हैं, कहेगा बंदा सीधे। तो इस बंदे की कुछ ऐसी बात है थी कि बंदा सामने जो बोलता था बिल्कुल सही बात बोलता था एंड डायरेक्ट उसके बिज़नेस को पॉइंट करता था किसी भी पिक्चर्स के। लेकिन इस बंदे की एक बात ख़राब थी कि किसी बंदे को ये बोल देना कि भाई तुझसे ना हो पाएगा, इस बिज़नेस को छोड़ दे तू। वो बंदा कुछ काम कर रहा है, उसने कुछ स्टार्टअप किया है, उसको ये बोल देना कि तुझसे ना हो पाएगा, इस तरह के कमेंट करना अच्छा नहीं लगा मुझे भी। बट मे बी वो डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बोलते थे, मे बी वो चाहते थे कि भाई अगला बंदा कुछ काम करे, कुछ नया सोचे अपने बिजनेस के बारे में, तो इसलिए वो इस तरह के कमेंट करते थे। और इनके इजी नेचर की वजह से कोई भी इनसे इन्वेस्टमेंट नहीं लेना चाहता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हड़काने वाला बंदा है थोड़ा सा, तो इससे लेने में बहुत सारे लोग डरते थे। और इनके बदले अमन को बहुत सारे लोग चूज करना पसंद करते थे कि भाई तुम ना हो लेकिन अमन आ सकते हैं। और असनीर के बारे में बात करें तो असनीर बहुत ज़्यादा सबके फेवरेट बन चुके हैं एक तरह से, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा हेट भी करते हैं असनीर को उनके डायलॉग्स की वजह से एंड उनके स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की वजह से। लेकिन असनीर को ज़्यादा नौटंकी एंड इस तरह की बातें पसंद नहीं है भाई। वो बंदा डायरेक्ट बिज़नेस की बातें करता है एंड सामने लॉजिकल पॉइंट बताता है उसकी कंपनी के बारे में, कैसे बिज़नेस चलाया जा सकता है या फिर कैसे बिज़नेस करना चाहिए। तो इस बंदे ने डेफिनेटली बहुत अच्छा रोल प्ले किया है एंड इसको मैं डेफिनेटली देना चाहूँगा यहाँ पे 9/10 यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं अमन के बारे में। अमन भाई कूल बॉय, फनी कह सकते हैं, मजाकिया एंड खुद पे बहुत प्राउड है इस भाई को, खुद का फेवरेट है बंदा। एंड इससे पूछा गया इंटरव्यू में कि भाई तुम्हारा कौन सा शार्क सबसे ज़्यादा फेवरेट है, तो इस बंदे ने बोला कि मैं खुद का फेवरेट हूँ। एंड सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जिस बंदे ने किया है वो है अमन। और अमन हर एक कंपनी में ट्राई करता था कि इन्वेस्ट कर पाऊँ, और लॉजिकल तरीके से बात करता था सबकी कंपनी के बारे में, और सामने बोलता था, किसी भी शार्क को सामने सुना देता था बंदा भाई, उसमें कोई डर नहीं था एंड डेफिनेटली किसी से भी भिड़ने में डरता ही था। एंड सारे पिक्चर्स केवल और केवल अमन को पसंद करते थे कि अमन हम में इन्वेस्ट कर दे, क्योंकि अमन ने अपना ब्रांड खड़ा किया है, तो लोगों को लगता था कि भाई अमन हमारा भी ब्रांड खड़ा कर सकता है, तो इसलिए सब लोग इसको ही चाहते थे भाई को। और अमन की एक बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात थी कि ये यंग जनरेशन के कोई भी एंटरप्रेन्योर्स आते थे इनके पास तो उन पे इन्वेस्ट करते ही करते थे, और बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प करने की कोशिश करते थे कि मैं इनको मोटिवेट करने के लिए इन पे इन्वेस्ट करूँ। तो यहाँ पे अमन को भी डेफिनेटली मिलना चाहिए 9/10। उसके बाद फाइनली आते हैं पीयूष बंसल भाई। पीयूष बंसल ना ज़्यादा बोलते ना कम बोलते भाई, और डायरेक्ट बिजनेस की बात करते थे भाई, ना इधर उधर की बातें, ज़्यादा कुछ नहीं, और बिल्कुल साफ बोलते थे। और इनका बोलने का तरीका बिल्कुल बहुत ज़्यादा शुद्ध रहता था, बहुत ज़्यादा साफ तरीके से बोलते थे और हर एक वर्ड को बिल्कुल साफ बोलते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि अगर कोई नया इन्वेंशन किसी कॉज को लेकर कर रहा है तो उस पर इन्वेस्ट कर देते थे। लाइक किसी बंदे ने एक पंखा बनाया जो कि जिससे जो लोग पंखे में फांसी लगा लेते हैं उन पे इन्वेस्ट कर दिया भाई ने कि तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो तो मैं तुम पे इन्वेस्ट कर देता हूँ, चाहे उसमें बिजनेस बने ना बने। लेकिन भाई ने इस तरह के बिजनेस में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। किसी भी पिक्चर को बहुत ज़्यादा अच्छी और लॉजिकल एडवाइस देते थे भाई कि अगर तुम्हें बिजनेस खड़ा करना है तो आपको ये काम करना चाहिए। कोई बंदा जैसे जुगाड़ू कमलेश आया था भाई, उस पर भी भाई ने इन्वेस्ट कर दिया कि चलो उसको मोटिवेट करने के लिए या फिर वो बंदा कुछ बड़ा करेगा अपनी लाइफ में, तो उसको मोटिवेट करने के लिए उसने पैसा उस पर इन्वेस्ट कर दिया। एज अ शार्क डेफिनेटली एक बहुत अच्छा काम किया है पीयूष बंसल ने यहाँ पे। सबसे फेवरेट मेरा कहूँ तो पीयूष बंसल ही डेफिनेटली यहाँ पे शार्क हैं।
जो कि सबसे बेस्ट लगे मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पे पीयूष बंसल को भी डेफिनेटली दिए जा सकते हैं 9 आउट ऑफ 10 या फिर 10 आउट ऑफ 10। लेकिन इसके बाद मैं एक और बात करना चाहता हूँ यहाँ पे कि ये शो जो है वो बहुत कुछ सिखाता है इंडिया की जनता को। इंडिया की जनता जो कहती है कि बेरोज़गारी बेरोज़गारी के नाम पे बहाने बनाए बैठे हैं सबके सब लोग, इंडिया के लोग, है ना, कि सरकार है जो कि सरकारी जॉब नहीं लाती है, या फिर बहाने बनाते हैं कि भाई हमारे पास जॉब नहीं है, हम क्या करें। तो इस शार्क टैंक से सीखना चाहिए कि यहाँ इंडिया में, हमारे देश में जॉब की बिल्कुल भी कमी नहीं है। अगर आपके पास कोई एंटरप्रेन्योर वाला दिमाग नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। ऑलरेडी ऐसे बिजनेस हैं जो कि ऑलरेडी खड़े हैं, उस तरह के बिजनेस को आप भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इंडिया के लोग चाहे घर पे खाने के लिए कुछ ना हो, लेकिन बाहर निकल के काम करने में डरते हैं और ये सोचते हैं कि ये काम मैं करूँगा, ऐसा सोचते हैं, ऐसी सोच है इंडिया वालों की। लेकिन शार्क टैंक में ऐसे ऐसे लोग भी आए थे जो लोग पूरे नेशनल टीवी के सामने अपनी मजाक बनाई, असनीर के सामने, असनीर ने पूरी नेशनल टीवी के सामने उन लोगों की मजाक बनाई। लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी, उन्होंने सामने सामने बोला कि भाई ठीक है, तुम्हें पसंद नहीं आता तो ओके, इट्स ओके मैन। लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और खड़ा किया है। कम से कम काम कर रहे हो वो लोग कोई अलग ही दुनिया के लोग नहीं हैं, वो भी इस इंडिया के लोग हैं। और बिजनेस करके भी इंसान ईजिली कमा कर खा सकता है। और बिजनेसमैन वो लोग सरकारी नौकरी वालों से करोड़ों रुपए ज़्यादा कमाते हैं। सरकारी नौकरी वाला बस जॉब करता है एंड जॉब के बाद घर में आके पेंशन खाता है, लेकिन उतना पैसा नहीं कमा पाता जितना अगर एक सफल बिजनेसमैन कमा सकता है। और इंडिया वाले जैसे कोई चाय बना रहा है, किसी का लड़का चाय बना रहा है तो घर वाले कहेंगे कि देखा उस लड़के को, देखा वो बंदा चाय बना के कमाता है। और उनका ही अगर खुद का बेटा कहेगा कि मैं चाय बनाना चाहता हूँ तो घर वाले कहेंगे तू करेगा ऐसे काम और करना ही मत ऐसी बिजनेस। तो इस तरह की सोच है इंडिया के लोगों की, इंडिया के बड़े लोगों की और बच्चों की भी, सबकी सोच यही है कि लोग क्या कहेंगे। और जिसने लोगों की चिंता करी वो बिजनेस कभी नहीं कर सकता है। बाहर के देश वाले लोग भी सब लोग बिजनेस करके ही कमाते हैं, सबके पास सरकारी जॉब नहीं है मेरे भाई। तो ये चीज़ें सिखाता है शार्क टैंक। चाहे आपके पास एंटरप्रेन्योर वाला दिमाग नहीं है, लेकिन मे बी आपके पास कुछ ना कुछ तो बिजनेस आइडिया होगा यार। कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं आप। जो भी आपके घर में कोई चीज़ बनती है उसको भी आप बेच सकते हैं और वो भी एक प्रोडक्ट की तरह बिक सकता है। लेकिन नहीं, शर्म के मारे बाहर ही नहीं निकलना है। घर पे बच्चे लोग भूखे पड़े हैं और कुछ काम नहीं है और बेरोज़गारी का ठप्पा लगा के बैठे हुए हैं कि भाई बेरोज़गार हैं हम लोग। बेरोज़गार को लोगों ने बहाने बना दिया है। एक्चुअली बेरोज़गार बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेरोज़गारी एक बहाना बना दिया लोगों ने कि बेरोज़गारी हमारे देश में है। लेकिन एक्चुअली इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी हमारे देश में नहीं है। और लोगों को बिज़नेस करना चाहिए और रोज़गार देना चाहिए लोगों को, चाहे अपने आसपास सबको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारे देश का, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ होगा एंड सब कुछ बढ़ेगा एंड बिज़नेस में पैसा आएगा ही आएगा दोस्त। ऐसा नहीं है कि डूब जाएगा। एंड रिस्क लेना नहीं चाहता इंसान, ना इन्वेस्ट करना चाहता है, तो इसलिए बेरोज़गारी के नाम पे बस बहाने बनाए हुए घर पे बैठे हुए हैं लोग। और लॉकडाउन तो एक बहुत बड़ा बहाना बन गया लोगों का कि भाई लॉकडाउन हो गया और बंदा घर आ गया, अब क्या कर सकते हैं, ये बेचारा भी क्या करेगा, ये तो बेरोज़गार है, ये क्या कर सकता है। तो ऐसे ऐसे लोग इंडिया में हैं। तो ये शार्क टैंक सिखाता है कि डरो मत, बिजनेस स्टार्ट कर दो और डेफिनेटली आपका बिजनेस कुछ ना कुछ कमाएगा। अभी आप जीरो कमा रहे हैं, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कुछ भी, चाहे 10 रुपये कमाओगे, चाहे 100 रुपये कमाओगे स्टार्टिंग में, लेकिन कमाओगे तो सही कम से कम मेरे भाई। सो आज की वीडियो इतनी थी। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला और कुछ मज़ा आया वीडियो में तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों तक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाउ एन्जॉय।